हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिस्क का टाइप है, वो सब डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक इजी फाइनेंस प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, सारे इन्वेस्टर जो है वो जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क के बारे में बात करते हैं। और ऐसे कुछ रिस्क है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क? जब कोई इन्वेस्टर एफडी या फिर आरडी में इन्वेस्ट करता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं होता है, ये टाइम के साथ चेंज होता जाता है। तो ये है रिस्क। और एफडी और आरडी ही नहीं, एफडी मतलब आपको पता होगा फिक्स्ड डिपॉजिट, और आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब मंथली कुछ फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो इसको रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, और लमसम में एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। और इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट रेट और किस में भी रिस्क एसोसिएटेड है? ये बॉन्ड के साथ भी है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड भी होता है, कंपनी जो इशू करता है। और डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और कॉरपोरेट बॉन्ड में ये इन्वेस्ट करता है। और ये जो इंटरेस्ट मिलता है एफडी में या आरडी में, जो डेट म्यूचुअल फंड में भी होता है, ये लॉन्ग टर्म में कुछ भी गारंटी नहीं होता है। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट है ये पहले बहुत ही ज़्यादा था, धीरे धीरे कम हो गया है। और बहुत ही इन्वेस्टर जो थे वो उस टाइम का जो इंटरेस्ट रेट था उसके हिसाब से अपना फाइनेंस सब प्लानिंग किए थे, लेकिन अभी बहुत ही कम हो गया। तो ये है रिस्क। मतलब आप अभी का इंटरेस्ट रेट को लेके अगर प्लानिंग करेंगे तो फ्यूचर में वो सेम नहीं रहेगा। और ये होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। और ये एक ही एग्जांपल है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। और दूसरा रिस्क टाइप क्या है? लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी मतलब क्या है? आप कोई भी चीज़ आपके पास है उसको आपको कैश में कन्वर्ट करना है, तो आपको कितना, मतलब कितना इजीली आप कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी को दर्शाता है। और अगर आप कोई शेयर होल्ड किए हैं तो इसको सेल या फिर बाय करने के लिए आपको, अगर पहले बाय किए हैं तो सेल करने से आपको कैश मिलेगा, और पहले सेल किए हैं तो बाय करने से होगा। तो कितना इजीली आप सेल या फिर बाय कर सकते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। और कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लिक्विड है, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ को आप इजीली सेल या फिर बाय कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ कम लिक्विड है, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को आप सेल और बाय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल क्या है? स्टॉक्स और रियल इस्टेट। आप देख सकते हैं कि रियल इस्टेट में अगर आपको एक घर बेचना है तो आप तुरंत नहीं बेच सकते। आज अभी मन किया, अभी बेचना है, खरीदना है या फिर बेचना है, तो तुरंत नहीं कर सकते। ये कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने भी लग सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी का स्टॉक देखेंगे, अगर कोई जैसे निफ्टी 50 का या फिर सेंसेक्स 30 में जो तो आता है, वो इजीली हो जाएगा क्योंकि वो हाई लिक्विड रहता है। तो आप कुछ ही सेकंड में उसको बाय या फिर सेल कर सकते हैं। और आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो होता है उसमें बहुत ही लो लिक्विड रहता है। मतलब उसमें आपको सेल करना या फिर बाय करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसमें क्या है, अगर कुछ पेनी स्टॉक्स भी होता है, लोग क्या है उस ज़्यादा रिटर्न देता है बोल के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसमें क्या होता है लिक्विडिटी बहुत ही कम होता है। तो क्या करते हैं, वो सेल नहीं कर पाते हैं और उसमें ही फंस जाते हैं, बाद में नेगेटिव रिटर्न लेके वापस आना पड़ता है। इसीलिए ये लिक्विडिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप बीड आस्क जो होता है स्टॉक का, उसमें देखेंगे तो उसमें आपको लिक्विडिटी का पता चल जाएगा। अगर बीड आस्क स्प्रेड बहुत ही कम है तो इसका मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है।
और बहुत ही स्टॉक्स जो नॉर्मली हम सुनने में मिलता है वो हाईली लिक्विड होता है, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब हो गया। और इनको बाय और सेल करना बहुत ही आसान होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर टाइप का इन्वेस्टमेंट में ये होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक्स में ही लिक्विडिटी है, ये हर टाइप का इन्वेस्टमेंट में ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे कि आपके पास एक एफडी है, तो एफडी को आप मनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, वो होता है उसका लिक्विडिटी। या फिर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को आप कितना इजीली बेच सकते हैं, ये उसका लिक्विडिटी। तो आपको हमेशा लिक्विडिटी रिस्क को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो लेस लिक्विड होता है उसको आप इजीली सेल नहीं कर सकते हैं। जब जब प्राइस हाई होगा उस टाइम भी सेल नहीं कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते। तो तीसरा टाइप रिस्क क्या है? कंसंट्रेशन रिस्क। तो कंसंट्रेशन रिस्क क्या है? जब कोई इन्वेस्टर क्या करता है, बहुत ही सारा मनी उसका, बहुत ही परसेंटेज 100% है तो उसका 70% ऐसा क्या करता है, एक ही चीज़ में, एक ही एसेट में इन्वेस्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। मतलब ये डाइवर्सिफाई नहीं किया, एक ही चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर एक ही स्टॉक में पूरा इन्वेस्ट कर दिया। और जैसे कि मैं अभी बोला, ये रिस्क कब राइज होता है? जबकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, मतलब अलग अलग चीज़ में इन्वेस्ट करने के बजाय एक ही चीज़ में ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने से ये रिस्क राइज होता है। और एक आप वो ये भी सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर एक ही बास्केट में, अगर आपके पास कुछ एग्स है, सबको एक ही बास्केट में रख दिया तो क्या है, रिस्क रहता है कि ये बास्केट गिरा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। लेकिन आप अगर 2-3 बास्केट में अंडे रखेंगे तो क्या है, एक बास्केट गिरा तो वो फटेगा, लेकिन आपका दूसरे बास्केट में जो एग है वो सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स कब कंसंट्रेशन रिस्क में एक्सपोज होते हैं? जबकि वो लोग देखते हैं कि एक ही एसेट में कुछ, मतलब कुछ साल से या फिर कुछ महीने से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ये इसमें फंस जाते हैं कि ज़्यादा मनी एक ही में इन्वेस्ट कर लेते हैं ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में। और ये जो अच्छा परफॉर्मेंस देख के शेयर मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट या फिर कोई भी एसेट, उसमें क्या करते हैं, उनका जो एलोकेशन है वो बढ़ाते जाते हैं। मतलब कुछ इन्वेस्ट किया और भी थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया तो और भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ऐसे होके उनका जो मैक्सिमम परसेंटेज फंड जो होता है एक ही एसेट में इन्वेस्ट हो जाता है। और कंसंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करना चाहिए हमेशा। और ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमेशा आपका जो इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पार्ट कोई भी एक, मतलब एक में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा, लेकिन इसमें रिस्क एसोसिएटेड भी ज़्यादा होता है। अगर बड़ा अमाउंट एक ही एसेट में कर दिया तो वो स्टॉक अगर स्टॉक में है, अगर या फिर रियल एस्टेट में है, तो उसमें कुछ भी डाउन होने से, मार्केट डाउन होने से क्या होगा, आपका टोटल जो नेटवर्थ जितना है, जितना वो स्टॉक में लगाया था या फिर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, टोटल इरोड हो जाएगा, तो टोटल लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो कंसंट्रेशन रिस्क को फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो फ्रेंड्स, चलिए चौथा रिस्क डिस्कस करेंगे। चौथा रिस्क क्या है? इन्फ्लेशन रिस्क। जो रिस्क की दर वृद्धि के कारण होता है उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन रिस्क। और ये रिस्क कब आता है? जब कोई भी इन्वेस्टर उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जितना भी रिटर्न पाता है, अगर वो दर वृद्धि से कम है, दर वृद्धि जितना होता है उससे कम है, तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन रिस्क, दर वृद्धि रिस्क। तो और ये ज़्यादातर इन्वेस्टर इसमें ध्यान नहीं देते हैं, ये कुछ लोगों को तुच्छ लगे, लेकिन ये ज़्यादातर केस में होता है। और ये बात भी याद रखिए, जो वास्तव रिटर्न, रियल रिटर्न क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर जो रिटर्न अर्न करता है इन्वेस्टमेंट में,
उसको अगर दर वृद्धि रेट से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वास्तव रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है आर आपका पोर्टफोलियो में और दर वृद्धि आई हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो बनेगा आपका वास्तव रिटर्न। और आपका अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 7% रिटर्न है एक साल में और उस साल में क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है 5% है, तो आपका रियल रिटर्न क्या है, आप वास्तव में सिर्फ 2% ही रिटर्न आपका हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मतलब हम जैसे इधर देखें तो एक्चुअल रिटर्न रियल रिटर्न क्या है 2% है, पॉजिटिव है। लेकिन वास्तव में क्या होता है ज़्यादातर इन्वेस्टर के साथ, वो लोग क्या है दर वृद्धि को बीट नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका जो रियल रिटर्न है वो नेगेटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक इन्वेस्टर एफडी में इन्वेस्ट किया है और उसका इंटरेस्ट रेट है 6%, लेकिन अभी जैसे कि कोरोना के टाइम जो इन्फ्लेशन रेट था ये 10% के आसपास चला गया था, तो इसका रियल में रिटर्न कितना हुआ है, तो ये है -4%। मतलब ये अपना जो मनी है उसमें कुछ गेन नहीं किया है, उल्टा 4% लॉस ही किया है वास्तव में। और जब दर वृद्धि ज़्यादा होता है तो अब क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर अगर कुछ फाइनेंशियली प्लानिंग किया है तो सारा जो उसका रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट में वो दर वृद्धि ही खा जाता है और उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी फादर अपना जो बेटा के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है स्टडी के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, तो कोई भी अगर कोर्स है उसका क्या है आज का जो वैल्यू है कितना है 10 लाख लगता है उसको कंप्लीट करने में, तो वो 10 साल के बाद उसको कितना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो ये 1-1 लाख बढ़ के 10 साल में 20 लाख हो जाएगा। ये कंपाउंडली ग्रो करता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए क्या करेंगे, ये इसको हम सिंपल इंटरेस्ट में लेके सिंपल में ग्रो कर रहा है, तो 10 लाख का 10% कितना 1 लाख, एक साल में 1 लाख बढ़ेगा तो 10 साल में कितना 10 लाख बढ़ जाएगा, तो वो कोर्स 10 साल के बाद कितना कॉस्ट हो जाएगा 20 लाख के आसपास लगेगा वो कोर्स को पूरा करने के लिए। और वो जो इन्वेस्टर है उसका अगर रिटर्न 5% है तो वो आज अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है उसका रिटर्न कितना आ रहा है 5% आ रहा है, तो क्या होगा ये 50,000 बढ़ेगा हर साल, तो इसका रिटर्न आएगा कितना 15 लाख, मतलब टोटल वैल्यू बन जाएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15 लाख होगा। तो उसको जो ये कोर्स करने के लिए अपने बेटा के लिए कितना 5 लाख शॉर्टेज हो रहा है, तो ये 5 लाख क्यों कम हो रहा है, क्योंकि दर वृद्धि जो है यही खा गया इसका 5 लाख। इसलिए हमेशा ये जो इन्फ्लेशन रिस्क है इसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए और अपना जो पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस और इन्फ्लेशन का जो रेट है ये हमेशा हर 2 साल में इवेलुएट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ भी चीज़ के लिए, तो हर 2 साल में अपना पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इवेलुएट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो में जो भी रिस्क हम डिस्कस किया वो सब समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों में फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।